औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़िलुल जन्नह। तो आज बच्चे हम फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो चैप्टर को सपोर्ट कर रही होती हैं आज हम उन्हें देखेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। तो हमें चैप्टर भी समझ आएगा, उसमें हमें बताया क्या जा रहा है, इस चैप्टर का मकसद क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल है आप बच्चों से, आप मुझे ये बताएं कि ऑप्टिक्स है क्या। क्वेश्चन है ना कि जो पहला आपका नॉलेज जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू माई माइंड जब आप 9th क्लास में फिजिक्स शुरू करते हैं तो पहले तो आपको साइंस, फिर उसकी ब्रांचेज और फिर फिजिक्स और उसकी ब्रांचेज के बारे में बताया जाता है। ऐसा ही है ना, फिजिक्स और उसकी ब्रांचेज के बारे में बताया जाता है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये ऑप्टिक्स जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है, आपने याद भी किया होगा, क्या डेफिनेशन है इसकी। कुछ लोग इसको डिफाइन करते हैं द साइंस ऑफ लाइट एंड साइट। क्या कहते हैं ऑप्टिक्स को, लोग क्या कहते हैं? इट इज द साइंस ऑफ लाइट and sight. This is the definition. The science of light and sight is called optics. This is एक definition ये आ गई। एक हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, the study of physical aspects of light, its properties, the working and use of optical instruments। 4 बातें थी। पहली बात हमने जो लाइट की फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं, उनको हमने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इनको हमने पढ़ना। फिर हम क्या करेंगे जी, कुछ थी ऐसी प्रॉपर्टीज जो मेजरेबल है, कुछ प्रॉपर्टीज जिन जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स थे, उनको हमने स्टडी किया। उसके बाद हम लोगों ने उन इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि लाइट को कंट्रोल करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ऐसे। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है? दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द लाइट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके जरिए से हम लाइट को कंट्रोल करते हैं या लाइट को स्टडी करते हैं। दोज इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द लाइट और व्हिच आर यूज्ड टू स्टडी द लाइट, दे आर सेड टू बी द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। And instruments which are related to the study of light, they are said to be the optical instruments. So अब जो ऑप्टिक्स है इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ये पता करना है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। और हमें ये समझ आ गई कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्क कैसे करते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास 2 तरह के हैं, चलो यहाँ पे पहले बता देता हूँ। एक आपके लेंसेज होंगे और दूसरे आपके मिरर्स होंगे। क्या होंगे? मिरर्स होंगे। लेंसेज को उर्दू में अदसे कहते हैं, मिरर्स को उर्दू में आईने कहते हैं। आईना और अदसा। अब लेंसेज जो है इनसे ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनसे लाइट पास कर सकती है, लेकिन मिरर से लाइट पास नहीं कर सकती। लेंस का काम भी रोशनी के पाथ को चेंज करना है, ठीक है, और मिरर का काम भी रोशनी के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को चेंज करना है, उसके मोशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब लेंस जो है वो भी रोशनी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, उसकी प्रोपगेशन को कंट्रोल कर रहा है, मिरर भी कंट्रोल कर रहा है। ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को चेंज करता है, ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट को चेंज करता है। क्या दोनों के वर्किंग प्रिंसिपल्स चेंज है? दोनों का मैकेनिज्म टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट सेम है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि लेंस से रोशनी पास कर सकती है और फिर अपना रास्ता चेंज करती है। तो बेटा ये रिफ्रैक्शन को यूज करके, किसको? इट यूजेस रिफ्रैक्शन टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट, बट मिरर यूजेस रिफ्लेक्शन टू चेंज द path of light. So their working principles are different, but the work of both is same.
Mirror is also changing the path of light, the propagation of light, the direction of propagation of light. Lens is also changing the direction of propagation of light, but the difference lies in the principle of their working. Both are changing the direction of propagation of light, but where the difference lies in their working principle. Lens is working on the principle of, on the laws of refraction, but a mirror is working on the laws and principles of reflection. So ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके जरिए से फिर आपने टेलीस्कोप बनानी है, आपने माइक्रोस्कोप बनानी है, ठीक है, आपने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करना है, बट दीज आर द टू बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द पाथ ऑफ लाइट, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट. प्रॉब्लम किसी को prisms and they use refraction, they use the principles of refraction to control the path of. prisms भी आएंगे बीच में, ठीक है ना. आपके ऑप्टिकल फाइबर्स भी आएंगे जो कि रिफ्लेक्शन को यूज करेंगे. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस है, उसको यूज करेंगे. अब आप ये जो आपकी जो फिजिक्स का चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसके अंदर बेटे पहली चीज तो मैंने बता दिया कि हमने ये पता करना लाइट है क्या, ठीक है. दूसरा पे हमने क्या पता करना, यार ये लेंस क्या है, ये मिरर क्या है, ठीक है. फिर लेंस रोशनी की प्रोपगेशन को कैसे कंट्रोल करता है, मिरर रोशनी की प्रोपगेशन को कैसे कंट्रोल करता है. फिर हम लोगों ने पढ़ना है किसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करेगा और रोशनी को हमारी मर्जी से चेंज करेगा. सबसे पहले रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन को यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट मिरर पढ़ लेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है. और फिर रिफ्रैक्शन को यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट लेंस को पढ़ लेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी वर्किंग पढ़ लेंगे. फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट प्रिज्म के बारे में, ठीक है. प्रिज्म भी देख, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आएगा, और उसके साथ उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर जो कि रोशनी की प्रोपगेशन को कंट्रोल करता है बाय यूजिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर हम बात करेंगे जी ये डिफेक्ट्स क्या है. पहले बात हमने इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लिया, फिर डिफेक्ट्स होंगे लेंसेज के. लेंस में डिफेक्ट क्या है, मतलब वो रोशनी को सही तरीके से कन्वर्ज नहीं कर रहा किसी एक पॉइंट पे, या जो आपका इमेज आ रहा है वो रंगीन, उसमें रंगीन कलर की टिंग्स आ रही हैं या लाइंस आ रही हैं. सो हम उन प्रॉपर्टीज या उन प्रॉब्लम्स के बारे में, उन डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस के बारे में. फिर हमारी आई, ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को कंट्रोल करता है, लाइट को यूज करता है और हमें चीजें दिखा देता है. तो वी विल स्टडी अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द आई. आंख के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनको दुरुस्त करेंगे बाय यूजिंग द लेंसेज ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ. प्रॉब्लम किसी को कॉजेज भी पढ़ेंगे कि आंख का डिफेक्ट क्यों अकर करता है, आंख जो है वो जो है वो यार ये जो डिफेक्ट्स है सफर किस तरह होती है, आंख के अंदर ये जो डिफेक्ट्स पैदा होते हैं क्यों होते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. प्रॉब्लम किसी को तो ये एक लंबे लुबाब एक खिचड़ी सी पका के आपको दे दी चैप्टर की, कि पहले लाइट है, फिर रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्शन को यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर रिफ्रैक्शन है और उसको यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उसको यूज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर डिफेक्ट्स हैं, लेंसेज के डिफेक्ट्स हैं, आपकी आई के डिफेक्ट्स हैं, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है जी. प्रॉब्लम हो किसी को तो मेरे से पूछ सकते हैं. हो गया, आगे चले. तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो सपोर्ट करेंगे हमारे चैप्टर को, उन्हें देखते हैं और बस आज का लेक्चर हम क्लोज करेंगे. देखिए जी, सबसे पहले उन्होंने जो डेफिनेशन दे दी है, स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज चैप्टर का पहले नाम था, अब तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है जी. सो बात करते हैं जी इस चैप्टर के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी सुनिएगा गौर से. सबसे पहले जी लाइट है क्या. जैसे साउंड के बारे में हमने डिफाइन किया था, साउंड क्या था, साउंड क्या थी, फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, वेव्स या फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या करती थी, हमारे कानों में सुनने का एहसास पैदा करती थी. दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ लिसनिंग इन आवर ईयर्स इज कॉल्ड साउंड. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइट. So what is light? It is also the form of energy, but it does not produce the sensation of listening. It produces the sensation of vision in your eyes. So हमारी आंखें काम करती हैं इस form of energy की वजह से. प्रॉब्लम किसी को? So ये डेफिनेशन डाल दी, light is the form of energy
which produces a sensation of vision in your eyes, or the form of energy or the energy which produces a sensation of vision in our eyes is called what is called the light. Problem is, और साउंड की मैंने आपको दे दी थी, ये इससे कंपैरिजन कर दी है। एक आईज के अंदर सेंसेशन ऑफ विजन पैदा कर रहा है, देखने का एहसास पैदा कर रही है, और एक हमारे ईयर्स के अंदर सेंसेशन ऑफ लिसनिंग पैदा कर रही थी या हियरिंग पैदा कर रही थी। अब बच्चे क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना जी, रोशनी को ज्योमेट्री की मदद से, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब ही ये है कि वी विल यूज ज्योमेट्री टू अंडरस्टैंड द लाइट। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री को यूज करके लाइट को अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रॉब्लम किसी को no. ये हमारा एम है इस चैप्टर का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ कन्वेंशंस डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, रे, पहली बात तो रे होती है, इट इज एन एरो हेडेड लाइन। रे क्या है, अगर ज्योमेट्री में जाके आप लोग देखते हैं, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट और एंडिंग, मतलब एक एंड पॉइंट है, दूसरा नहीं पता कहां जाके एंड होगी, या वी कैन से दैट इट इज ए एरो हेडेड लाइन। ये लाइन है, ये एरो हेडेड, an arrow-headed line is called what is called the ray. But light ray क्या है, क्या a line with an arrowhead indicating the direction of propagation of light is called the ray of light. ज्योमेट्री में रेज हम यूज करेंगे टू शो द, अब ये arrowhead शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है क्या। फिर क्या जी, बीम ऑफ लाइट, अगर बहुत सारी रेज को, टू और मोर देन टू रेज का जो कलेक्शन होगा, यहां थी एक रे की बात हो रही थी, ठीक है, it is a collection of two or more than two rays, that is beam, it is given to you here. A collection of two or more than two rays is called the beam of light. And now we will talk about the incident ray. ठीक है, तो बच्चे हमारे पास अगर एक सरफेस है, उस सरफेस के साथ जाके रेस टकरा रही हैं, ये तो जो रे आके सरफेस के साथ टकराएगी ना, दैट इज द इंसिडेंट रे, ये लिखा हुआ। Light ray hitting the reflecting surface is called the incident ray. Now we can say that whether this surface is reflecting or refracting, but the light ray hitting the surface of a medium, that is called the incident ray. ठीक है, light ray hitting the surface of a medium, this is the more generalized definition. ठीक है, so this is the incident ray, and the point at which the ray is hitting the surface, that is called the point of incidence. टकराने का पॉइंट, आने का पॉइंट, वाक़ई होने का पॉइंट, इंसिडेंस कहते हैं ना, वाक़ई हो जाना। सो क्या जी, तो लाइट रे हिटिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर द सरफेस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द लाइट रे हिट्स, और द हिटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द शॉर्ट डेफिनेशन है, द हिटिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ हिटिंग, द हिटिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। प्रॉब्लम किसी नॉर्मल क्या है जी, ए लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ मीडियम इज कॉल्ड द नॉर्मल। नॉर्मल इज ए लाइन बट द लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नो रिफ्लेक्टेड रे, अब रे आई और टकरा के वापस चली गई, फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था जी, जो वापस गई वो रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, और जो आगे टकरा रही है वो कौन सी है, इंसिडेंट रे। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे समझ आ गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो बच्चे मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीजें जो थी वो डिस्कस की थी, और दोबारा से अब हम उधर ही जा रहे हैं, तो गौर से सुनिएगा। आप देखें, हमारे पास ये एक सरफेस है, यहाँ से वेव्स आकर टकरा रही हैं इसके ऊपर, ये वेव्स आ रही है, क्रस्ट ऑफ आ रही। तो वैसे तो जो हमारे पास वेव आके जैसे टकराएगी सरफेस के साथ यूं करके, तो एक एंगल बनेगा बिटवीन द वेव एंड द सरफेस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनके क्रस्ट हमें कहाँ दिखाई देंगे, होते हैं उनमें भी अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। ठीक है, तो जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक थ्योरम यूज किया, याद है थ्योरम बता दो। ये मेरे पास दो लाइंस हैं, ठीक है,
तो देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन दीज टू लाइंस। Line of हाँ जी शाबाश। incident हमने ये कहा था बच्चे द एंगल बिटवीन टू लाइंस, and the perpendicular. याद आया। अब ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, क्रॉस क्रॉस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। और एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉ करने लगा, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा था, याद रखो, ये क्रॉस और डैश लाइन के दरम्यान में जो एंगल है ना, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर के दरम्यान में एंगल के बराबर होगा। और इसका प्रूफ भी मैंने दे दिया था आपको, याद आया ना। फिर गौर से सुनिए बच्चे, हमारे पास अगर कोई सी दो लाइंस हो तो जो दो लाइंस के दरम्यान में एंगल है वो उन दोनों लाइंस पर मौजूद परपेंडिकुलर्स के दरम्यान में एंगल के बराबर होता है। अब ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे और एक ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा पीछे प्रोजेक्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। प्रॉब्लम किसी को, ये इनके हेड्स के दरम्यान में एंगल। अच्छा एक मजे की बात बताऊँ, एंगल से हमेशा हेड्स के दरम्यान में या टेल्स के दरम्यान में ये करना आपने, ठीक है। अब गौर से सुनना, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। अब वो कैसे, तो थ्योरम का मैंने प्रूव ऐसे, ये हमारे पास है ना, ये एंगल थीटा है, तो हमने प्रूव करना, ये भी क्या हमने ये प्रूव करना है जी, ये थीटा। हम इसको चलो एक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ये एंगल एक्स है। अब आपको ये पता है ये एंगल कितना थीटा, तो यहां से यहां तक का एंगल ये क्रॉस क्रॉस, ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, यहां से यहां तक, है ना। समझ आया नहीं, मैं इसको वाई कह देता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को, Y minus theta. प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ। अब अच्छा ये लाइन जो है, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर ये है, तो अगर y में मैं x ऐड करूं तो वो भी कितना आ जाता है 90। अगर y में मैं x ऐड करूं, जिसको मैंने x कहा प्रूव करना ये थीटा, पर ये थीटा नहीं है, तो y में मैं x ऐड करता हूं फिर भी कितना आंसर आता है 90। प्रॉब्लम है किसी को। सो हमें दो इक्वेशन मिल गई, थीटा प्लस y, क्यों भाई ये थीटा था ना, थीटा प्लस y इज 90 एंड अगेन दिस y प्लस x, दिस इज आल्सो 90, ठीक है भाई। दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस ले लो माय, ठीक है। इसको साइन चेंज कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को, Y minus 90 से 90, y से y, तो क्या आ गया नेगेटिव थीटा प्लस x इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू विल हैव theta. x इज इक्वल टू थीटा। प्रूव कर दी गई थीटा। Yes. अगर थोड़ा सा समझो ना, देखो बच्चे मेरी बात सुनना, इस थीटा में गौर से सुनना, इस थीटा में अगर y ऐड करूं तो फिर भी 90 होता है। अगर इस एंगल में y ऐड करूं फिर भी कितना होता है 90। 90 होता है। मिसाल के तौर पर दो पॉकेट्स हैं हमारे पास, मैंने कहा अगर इसके अंदर 10 रुपए डालूं तो ये भी 100 हो जाएगा। कितनी हो जाएगी 100। अगर इसमें भी 10 रुपए डालूं तो ये भी कितनी बन जाएगी 100। 90. समझ आया नहीं यार, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें भी y ऐड करूं, इसमें भी y ऐड करूं तो आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज भी सेम है। दोनों में अगर मैंने सेम इंक्रीमेंट के रिजल्ट सेम आ रहा है। हमने क्या किया, थीटा में भी y का इंक्रीमेंट किया, आंसर कितना आ गया 90, और x में भी इंक्रीमेंट y का किया, आंसर आ गया। इसका मतलब पहले वाली क्वांटिटीज भी सेम थी। तो दिस इज आल्सो ए प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। प्रॉब्लम किसी को। सो बच्चे ये थ्योरम अब हमने यूज करना है। अब बजाय इसके हम लोग एक सरफेस और वेव के दरमियान में एंगल मेजर करें, और वो बहुत मुश्किल काम है। हमने क्या किया, हमने ये थ्योरम यूज किया। हमने कहा यार ये जो रे वेव्स हैं इनके परपेंडिकुलर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये सरफेस है उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एंड रे इज ए परपेंडिकुलर ऑन द वेव। वेव की जो क्रस्ट और ट्रफ है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस एंड रे इज ए परपेंडिकुलर ऑन द वेव, the crust or trough of the wave. So the angle between the normal and the angle between the wave and the surface will be equal by using this theorem. आइंदा हम वेव और सरफेस के एंगल की बात नहीं करेंगे। तो सवाल मैंने आपसे पूछा था ना कि बच्चे ये बताइए कि हम एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रे मेजर करते हैं। हालांकि जो वेव है वो आपके सरफेस के साथ टकराती है, तो एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द रे मेजर होना चाहिए। तो जवाब ये था भाईजान ये जो रे है असल में ये वेव नहीं है। वेव्स तो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट और ट्रफ्स आ रही होती हैं,
और मैंने उस दिन बताया था बच्चे, हमारी जो लाइट वेव्स हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन उनमें भी क्या होते हैं, होते हैं, याद आया ना ट्रांसवर्स वेव्स की हमने बात की थी। अगर आपको बनी हुई है ना, दिखा दो ना आपको मैं। तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर पे जाएं तो वहां पे भी बच्चे आपको तस्वीर में दिखा देता हूं अभी। So where the course folder, this is course work. So this is the 10th physics and where the chapter number, हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था, 10 नहीं था ना। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ये आपका कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऊपर जो है ना, ये सॉरी ये जो नीचे ये वाला, ये दोनों का तमाम में एंगल 90 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आपका कौन सा इलेक्ट्रिकल फील्ड है ऊपर के सिंक में, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, समझ आ नहीं यार। और ये जो आपका ओरिजेंटल फ्लक्चुएट कर रहा है, बट ये भी क्या है, फ्लक्चुएशन तो आ रही है, दिस इज आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों के दरमियान में एंगल कितना, 90 डिग्री का, समझ आ नहीं यार। तो दे आर आल्सो द ट्रांसवर्स वेव्स। अब इनके, अब जरा गौर करना, ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, तो दोनों फील्ड्स के साथ प्रोपगेशन 90 डिग्री के एंगल मैंने उस दिन भी बताया था बना रही होती है। ये जो फील्ड है ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन थी ना यूं, और आपके फील्ड क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल को देखो तो वो ऊपर को यूं करके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक देखो तो यूं, वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो दीज आर आल्सो द ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन फील्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के रे ले लेते हैं, और रे जो होती है वो फील्ड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल, वैसे तो एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द सरफेस आना चाहिए था, समझ आ नहीं यार। सो देयरफॉर हम तो सरफेस और रे के दरमियान एंगल नहीं, क्योंकि रे जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव के ऊपर। तो फिर हमने, अगर हम वेव के परपेंडिकुलर का एंगल मेजर करना चाह रहे हैं तो फिर सरफेस के साथ नहीं होगा, बल्कि किसके साथ होगा, सरफेस के नॉर्मल के साथ होगा। देखो वैसे तो हमें एंगल किसके दरमियान में चाहिए, वेव एंड सरफेस के दरमियान में, लेकिन वेव को तो हम देख ही नहीं सकते, तो एंगल कैसे मेजर करेंगे। तो हमने क्या किया, वेव के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। वैसे वेव्स क्या होती हैं, आप वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। तो जो आपकी रे होती है वो वेव फ्रंट्स क्या, क्रस्ट और ट्रफ्स को शो करने वाली लाइंस है। तो वेव फ्रंट्स के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। वैसे एंगल बिटवीन द वेव फ्रंट एंड द रे आना चाहिए था। आप पहले चैप्टर जाकर नोट्स रिपीट करें, मैंने वहां पे वेव फ्रंट के बारे में आपको बताया हुआ। तो वेव फ्रंट और रे के दरमियान में एंगल 90 डिग्री होता है। तो वैसे तो हमें सरफेस और वेव फ्रंट के दरमियान एंगल चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है मेजर करना, तो हम क्या करते हैं, वेव पर नॉर्मल क्या होता है, रे होती है, और सरफेस पे नॉर्मल होता है। तो हम फिर नॉर्मल और रे के दरमियान में एंगल मेजर कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ा आसान है। सो द एंगल बिटवीन द वेव एंड द सरफेस एंड द एंगल बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल आर इक्वल बाय दिस थ्योरम, कि एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देयर परपेंडिकुलर्स आर सेम। याद आया नहीं यार, आर सेम। ये थ्योरम था हमारा, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कहा था। तो इस थ्योरम को यूज करके हम लोग ना, बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते थे कि भाई ये जो सरफेस है, हम एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रे लेते हैं, हालांकि एंगल बिटवीन द रे एंड द सरफेस आना चाहिए, ये क्यों नहीं लेते, हम ये क्यों लेते हैं। तो ये जवाब है बेटा इसका, कि हमारे पास असल में सरफेस के साथ आके वेव टकराती है, तो एंगल तो बिटवीन द वेव एंड सरफेस होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम तो वेव्स को देख ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, तो फिर जो मैथमेटिशियंस उन्होंने ये कहा, ये थ्योरम हमारे पास है कि एक लाइन, इसलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन, दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल है वो उन पर मौजूद परपेंडिकुलर्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, इक्वल। तो बजाय इसके आप ये एंगल, ये मैं कर लो, ये मैं कर लो, दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। सो हमने कहा कि हमने वेव्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि रे है, और सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जो कि नॉर्मल है। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो वाला एंगल, और वेव और सरफेस के दरमियान में एंगल दोनों बराबर है, तो हम ये बड़ा आसानी से मेजर कर सकते हैं। और सारी की सारी जो बेटे आपकी थ्योरी थी वेव्स की या लाइट की, वो कन्वर्ट होगी किसमें, मैथमेटिक्स में। तो इस वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हम नाम यूज करेंगे कि भाई यूजिंग द ज्योमेट्री हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया एंगल बिटवीन द वेव एंड द रे इनटू द एंगल, ठीक है, वेव और सरफेस के दरमियान में हमने क्या किया, ये थ्योरम यूज करके हमने एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द वेव जो था उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, एंगल बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल। थ्योरम कौन सा था, थ्योरम हमने ये वाला यूज किया कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स और बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। प्रॉब्लम इज नो, क्लियर हो गया। तो ये बेटे इस वजह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस चैप्टर का नाम पड़ गया। अच्छा जी, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, आगे चलते हैं।
रिफ्लेक्टेड रे समझ आ गई, इंसिडेंट रे समझ आ गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ आ गया, नॉर्मल रिफ्लेक्ट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अब समझ आया, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। वैसे बच्चे पूछेंगे ये तो समझ आ गया क्यों नहीं लेते, क्योंकि असल में ये वाला एंगल उस एंगल के इक्वल होगा जो कि वेव सरफेस के साथ आगे बना रही है। सो ठीक ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी, रिफ्लेक्टेड रे असल में परपेंडिकुलर ऑन द रिफ्लेक्टेड वेव्स, ठीक है। तो जो एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान एंगल के बराबर होगा। नहीं क्लियर हुआ? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल वो भी एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के हाँ ना, रिफ्लेक्टेड रे नहीं बात समझ आई फिर हाँ ठीक कि है तो ये भी वेव थी ना, रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो बजाय इसके आप रिफ्लेक्टेड वेव और सरफेस का एंगल लो, आपको रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल का एंगल ले लो। सो देखो दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं कर, रिफ्लेक्शन क्या प्रॉब्लम, यही कह दिया। तो रिफ्लेक्टेड रे का लाइट कर लिया। इंसिडेंट का एंगल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या जी, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या, इमेज क्या होता है जी, सोचा कभी इमेज के बारे में? अक्स, शबी का मतलब क्या होता है, अक्स का क्या मतलब होता है? इमेज जिसको शबी भी कहते हैं। अक्स आईना का भी देखा है, वो जो आईने में आप अपना अक्स देख रहे होते हो उसको इमेज कहते हैं, लेकिन डिफाइन कैसे करोगे? लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ना, लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते। और भाई क्या लिखा हुआ है, ए विजुअल कॉपी और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉपी है, ओरिजिनल तो ये पढ़ा हुआ ना, तो उसकी कॉपी जो आपको मिले, नहीं समझ आ रहा, इट इज द विजुअल, ये जाहिरी कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विजुअल कॉपी आपको नजर आ रही होती है, which is formed by the rays of light reflected or refracted by mirror or lenses। नहीं समझा? waves of light जो कि रिफ्लेक्ट हुई है मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्ट होके आपस में इंटरेक्शन के बाद जो एक विजुअल कॉपी बना दें या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बना दें, दैट इज कॉल्ड द इमेज। मैं बताता हूं, देखें ये आगे आएंगी सारी चीजें। ये नजर आ रहा है, ये मेरा इमेज है जो ये कैमरा प्रोसेसिंग में आ रहा है। या मिसाल के तौर पर आप आईना जो है उसके अंदर एक बंदा, एक शख्स है, अगर ये दीवार पे फॉर एग्जाम्पल एक आईना लगा हुआ है, एक शख्स यहां सामने खड़ा है, ठीक है, यहां तो यहां उस जैसा एक दूसरा भी खड़ा होता है अंदर, कॉपी होती है, नहीं समझ आया? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी कॉपी है, समझ आया? तो ये जो कॉपी है ये कैसे बनेगी, यहां से रोशनी की रेज आती हैं, आके टकराती हैं बंदे के साथ, टकरा के यहां जाती हैं, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस बंदे के पास आती है, या किसी यहां देखने वाले की आंखों में पहुंचती हैं, तो उसको क्या नजर आता है, ये बंदा यहां नजर आता है। हालांकि ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं इमेज, जो अंदर आपको नजर आ रहा है। ये होता भी वर्चुअल है, ठीक है, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे इस इमेज की, जो कि ये प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर क्या होता है, टाइप्स हैं सारी मैंने लिखी हुई हैं, तो मैं आपको प्लेन मिरर क्या होता है इसकी बात भी हम करेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। सो बच्चे, पहली बात तो इमेज क्या समझ आ गया, इट इज द विजुअल कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेज फ्रॉम द मिरर या रिफ्रैक्शन से। आप, ये आपका लेंस है, यहां एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, रेज ऑफ लाइट उसके हेड से भी आ रही हैं, ठीक है, और उसके यहां टेल से भी आ रही हैं, समझ आ नहीं यार? तो हेड से रे यहां टकराएगी, अगर ये यहां जाके ये निकली, अब यहां से एक और वेव निकली, यहां जाकर टकराई, तो ये इसको जाके कहीं ना कहीं मीट कर जाएगी। जिस पॉइंट पे जाके मीट कर जाएगी ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा बच्चे, वहां इसका हेड का इमेज बनना शुरू हो जाएगा। अब इस तरह यहां से रेज लोगे तो वो थोड़ा इससे पहले, तो इस तरह ये वेव्स काट कर 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 बिल्कुल उस तरह का ऑब्जेक्ट यहां आपको बना के दे देगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, सारा ऑब्जेक्ट यहां बन जाएगा, उल्टा ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, दिखाऊंगा आपको मैं इंशाल्लाह, ठीक है ना।
अगर आपने लेंस के साथ खेला ना पहले भी, तो इस तरह थोड़ा दूर करो तो चीज़ें उल्टी नजर आना शुरू होती है, फिर सीधी हो जाती हैं। तो क्या चीज़ें, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी नहीं। तो ये जो कॉपी आपको मिल रही होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ द रेज थ्रू द लेंस, एक ऑब्जेक्ट की विजुअल कॉपी जो आपको मिल रही होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द लेंस और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द मिरर, ये जो कॉपी आपको मिल रही है दैट कॉपी इज कॉल्ड द इमेज। इसको अक्स कहते हैं, इसको शबी भी कहते हैं। शबी शुबहा से निकला ना, उससे मिलती जुलती चीज जो आपको मिल रही है वहां पे, बट नॉट, दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज द कॉपी। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ जी? अब अच्छा, जो इमेजेस हैं उनकी टाइप्स हैं, गौर से सुनिएगा। इमेजेस की दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, एक को कहते हैं रियल इमेज। एक हकीकत में बनता है और एक ख्याली मजाजी होता है। मजाज के जिसका हकीकत है। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या होता है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये प्रोजेक्टर है ना, इसके अंदर भी इमेजेस बन रहे हैं, लेकिन आप उनको एक स्क्रीन पे हासिल कर रहे हैं, स्क्रीन पे वो बनाए जा सकते हैं। इसी तरह आप एक कैंडल जला लो और उसको रख दो, मिसाल के तौर पर ये कैंडल आपने जलाई और इसको रख दिया एक लेंस के सामने, यहाँ आपने एक स्क्रीन लगा ली और यहाँ आपने एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। यहाँ से रोशनी की रेस जाएंगी टकरा के, वो इन्हें फोकस करके अगर यहाँ मोमबत्ती बना दें इस स्क्रीन के ऊपर, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ जो मोमबत्ती बनेगी ना, रोशनी की रेस जो जाके यहाँ से टकरा के यहाँ मोमबत्ती बना रही है, बात समझ आई नहीं आई? या यहाँ से जो लाइट है वो आके टकराई और लेंस से गुजरी और लेंस ने आगे का कर दिया, उसको इमेज बना दी कन्वर्ट करके। तो ये जो चीज़ है, क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्ट के इमेज को स्क्रीन पे बना दिया। इमेज बनना था, आप बेशक ऐसे रखते ना रखते, इमेज बनना था, लेकिन वो इमेज जिसे आप किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सको, बना सको, जिसे किसी स्क्रीन पे आप ऑब्टेन कर सको, दैट इमेज कॉल्ड द रियल इमेज। लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो आप रियलिटी में किसी स्क्रीन के ऊपर नहीं बना सकते। ठीक है, वो क्या होगा, आपको महसूस होगा वहां पे रेज मिल रही है, लेकिन हकीकत में मिल नहीं रही होगी। वो आपके दिमाग के एक तरह होगी, आपको दिमागी तौर पे वो चीज़ वहाँ लगेगा बन रही है, लेकिन हकीकत में वो वहाँ पे बन नहीं रही होगी। ठीक है, तो वो इमेज जो आप किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सको, दैट इमेज इज कॉल्ड द रियल इमेज। एंड वो इमेज जो आपको किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन ना हो सके, दैट इज कॉल्ड द। इसी तरह वो इसके हकीकी और इसके मजाजी की बात करते हैं, तो मजाज क्या है, धोखा है। जैसे हम इंसान एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं, तो हम उसे प्यार का वैसे नाम दे देते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह ताला तो कहीं से होता ही नहीं है। तो हमने भी मर मिटना, दूसरे ने भी मर जाना, खत्म हो जाना, आपने ये शक्लें खत्म हो जानी है। बाकी कौन रहेगा, अल्लाह की ज़ात। भैया बका वजह रब्बी कदुल जलाली वल इकराम सूरह रहमान में बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा, बाकी रहेगा। अब अल्लाह का चेहरा होता है, बहुत सारी बातें निकलेंगी यहाँ से, अगर चेहरा आया तो फिर किस तरह का, ठीक है। भैया बका वजह रब्बी कदुल जलाली वल इकराम, तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। अब अल्लाह का चेहरा क्या है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वो बाकी रहेगा, अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा, ठीक है। बाकी सब खत्म हो जाने हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। सो देयरफॉर अगर आप अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह बाकी रहेगा, उसकी ज़ात से प्यार करते हो जो कि रहेगी, हकीकत में है, तो ये है इसकी हकीकत से आप ताल्लुक कर रहे हो। ये जो चेहरे है ना, ये तो सिर्फ मिट जाने वाले हैं ना, हकीकत अल्लाह की ज़ात है, समझ आ नहीं यार। बाकी सब खत्म, जब अल्लाह की ज़ात नजर है बाकी सब खत्म हो जाए। सो मजाज और हकीकत में ये फर्क है, प्रॉब्लम किसी को। आगे चलते हैं। सो नो वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इमेजेस। समझ आ गई, उनकी डेफिनेशन मैंने दे दी थी। रियल इमेज क्या है, इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल आर रियल रे इज कॉल्ड द रियल इमेज, ठीक है। तो वो इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रे से बने, रियल रे से बने, वो रियल इमेज है। An image which can be obtained on the screen is called the real image. A real image is always inverted. ये उल्टा होता है, सीधा नहीं होता। अब सीधा मैंने अभी आपके सामने लेंस के ऊपर से एक इमेज बनाया था, ये देखें, ये इमेज नजर आया आपको, ऑब्जेक्ट सीधा, यू इमेज उल्टा नजर आ रहा है यहाँ। तो जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है अगर लेंस से बने। क्यों? ये हकीकत है, ये प्रॉपर्टीज है इस इमेज की। देखो ना, वो इंटरसेक्ट ही नीचे जाकर कर रही है। प्रॉपर्टी ये रे अगर ऊपर से आ रही है तो लेंस उसे कन्वर्स का कहाँ भेज देगा, नीचे भेज देगा। नीचे वाली रेस को ऊपर भेज देगा, ऊपर वाली को कहाँ भेज देगा, नीचे भेज देगा।
सो देयरफॉर जो इंटरसेक्शन होती है फिर वो लेंस के ये जो आपका एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होती है। अगर रियल इंटरसेक्शन होगी तो ऊपर की रेज की रियल इंटरसेक्शन नीचे होगी और नीचे की रेज की कहाँ होगी, ऊपर होगी। सो देयरफॉर बिकॉज़ ऑफ दिस इंटरसेक्शन जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, ये आ गया। और देखो लेंस ने क्या किया, टॉप को बॉटम पे ले गया, बॉटम को टॉप पे ले गया। ठीक है, इन्वर्ट कर दिया। समझ आ नहीं यार? लेकिन जो आपका मिरर होता है वो साइड्स को, लेफ्ट साइड को राइट पे कर देता है, राइट को लेफ्ट पे कर देता है, वो लिटरली इन्वर्ट करता है। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? जो आपका मिरर है वो साइड बाय साइड इन्वर्ट करता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्वर्ट करता है। तो रियल इमेज, वर्चुअल क्या, एन इमेज विच इज फॉर्म बाय द इमेजिनरी रेज, ये रियल रेज नहीं होती। और ये क्या, इसे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी पेज के ऊपर। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है। अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा हम देखेंगे आगे, केसेस आएंगे तो मैं आपको वहां समझा दूंगा। सो अब रिफ्लेक्शन क्या डेफिनेशन दे देंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग और स्ट्राइकिंग ए सरफेस। पहले चैप्टर की डेफिनेशन आपको बताइए, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी है, दो हैं, एक रेगुलर है एक इरेगुलर। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में भी, एक स्मूथ सरफेस से और एक इरेगुलर रफ सरफेस से। ठीक है, तो ये that type of reflection which occurs from the smooth at the smooth surface is called the regular reflection, and irregular क्या है, reflection from the irregular or rough surfaces is called, that type of reflection which occurs at the rough surfaces is called the irregular reflection. ठीक है, then we will talk about the laws of reflection। यहाँ तक काफी reflection की बात करेंगे। irregular reflection क्या होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। This is regular, this is irregular. See this image. खुरदरी सरफेस थी, रफ सरफेस थी, अप्स एंड डाउन्स, बम्प्स आ रहे थे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, तमाम इंसिडेंट रे का और तमाम रिफ्लेक्टेड रेस का एंगल सेम होगा। यहाँ पे तमाम इंसिडेंट रेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आप, बम्प्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसको देख लें, इर्रेगुलर सरफेस है, दिस इज द रफ सरफेस, दिस इज द स्मूथ सरफेस। सिमिलरली देयर आर मेनी पिक्चर्स हियर, यू कैन सी हियर। अब इस सरफेस से जो होगा, रफ सरफेस से जो होगा वो इर्रेगुलर है, जो स्मूथ से होगा वो रेगुलर है। प्रॉब्लम किसी दिस इज द रेगुलर स्मूथ सरफेस है, इर्रेगुलर यहां से हो रहा है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर रेगुलर है। तमाम रेस के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन सेम होंगे, दोनों इर्रेगुलर, बट वो ऊपर जो है ना स्मूथ सरफेस से, तो ये रेगुलर और इर्रेगुलर। बात समझ आई नहीं आई? सो अब हम चलते हैं जी अपने। बाकी इंशाल्लाह हम कल रिफ्लेक्शन के रूल्स की बात करेंगे, कौन से रूल्स हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।